गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 2। कल हमने 40 क्वेश्चन कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे साइंस का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक में पूछे गए हैं, कई बार आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने के पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगी कि जीवन में मौके तो सबको मिलते हैं, लेकिन जो सफलता होती है वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने वालों को मिलती है। बैठे बैठे आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको साइंस के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तभी आपके साइंस में 25 में से 25 नंबर आएंगे पटवारी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत या ऑप्शन डी है अमाशय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यकृत। ठीक है, जो यकृत है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, जो ग्रंथि होती है ना वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और एक होती है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि। तो देखो, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या करती है ना कि जो भी अपना उत्पाद होता है ना, वो उसको जहाँ भी पहुँचाना होता है, बॉडी के जिस भी अंग तक उसको पहुँचाना होता है अपने उत्पाद को, तो वो बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, उत्पाद जो होता है वो हार्मोन के द्वारा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जाता है? आपका हार्मोन के सहारे जाता है। और जो अंतःस्रावी, आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया कि जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो अपना उत्पाद है वो नली के द्वारा पहुँचाती है। ठीक है, नली के द्वारा। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो अपना उत्पाद जो होता है अपना हार्मोन के द्वारा पहुंचाती है। ठीक है, हार्मोन के द्वारा। यकृत की बात करें तो यकृत क्या है, आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके अलावा ये क्या कार्य करता है, ये पित्त रस का स्त्रावण करता है। ठीक है, जो कि पित्त रस जो ये स्त्रावित करता है ना यकृत, वो जाके पित्ताशय में संचित होता है। और जो पित्त रस का कार्य क्या होता है, वो आंत में जो उपस्थित जो एंजाइम होते हैं ना, उसकी क्रिया को तेज कर देता है वो पित्त रस। उसके अलावा जो यकृत होता है वो आपका कार्ब्स का, प्रोटीन का, है ना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इनका क्या करता है, उपापचय करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है आपका रिलैक्सिन, और ऑप्शन डी है आपका आपके सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो होता है ना, मतलब ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में आपका ये हार्मोन का स्त्रावण होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का। ठीक है, उसके अलावा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हैं आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी महिलाओं के हार्मोन है। मतलब ये भी आपको मतलब जो आपका मतलब प्रजनन स्वास्थ्य उसको बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, मतलब हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो उसके लिए आपका ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सेरिब्रम। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है ना, पेशी गतियों का मतलब संतुलन बनाए रखने के लिए, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करने के लिए जो होता है कार्य करता है। मतलब ये मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम क्या करता है, मस्तिष्क का ये भाग मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये क्वेश्चन आपको मतलब हज़ारों बार मिला होगा एग्जाम में देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, और ऑप्शन डी है आपका पिट्यूटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपका ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, शरीर में तापक्रम का क्या करता है, आपका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका किसका पार्ट होता है? मस्तिष्क का पार्ट होता है। इसके अलावा ये पीयूष ग्रंथियों में जो स्रावण होता है ना, उसको भी कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस। और उसके अलावा खाना पीना या जो काम भावना होती है उसका भी ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीडिया, और ऑप्शन डी गुदा द्वार। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, उसके कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो आपका लार में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है आपका टाइलिन, और ऑप्शन डी है आपका कैमोट्रिप्सिन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, जो लार में जो पाया जाता है वो एंजाइम आपका कौन सा है? टाइलिन है। क्या है? आपका टाइलिन है। ये क्या करता है, जो आपका स्टार्च होता है ना,
वो स्टार्च को पेप्टोड में बदल देता है, ठीक है, स्टार्च को, टायरिन एंजाइम, आई एम सो सॉरी, स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है ना, माल्टोज में, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोड में बदल देता है, ठीक है। ये जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपके अमाशय में पाया जाता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो किस में पाया जाता है, आपका अग्नाशय में पाया जाता है, और टाइलिन जो होता है वो आपके लार में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास या निश्वसन। तो देखिए, जिसमें आप मनुष्य श्वास ग्रहण करता है मतलब ऑक्सीजन लेगा, अशुद्ध वायु को बाहर छोड़ेगा, वो क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और देखो, एक होता है श्वसन, एक होता है श्वासोच्छ्वास, उसमें फ़र्क होता है। ये हमने जो देखा कि श्वास ग्रहण करना छोड़ना जो होता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है, और जो श्वसन होता है ना, वो एक होता है जैविक ऑक्सीकरण क्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है कोशिकाई स्तर पर। उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना आपका, ग्लूकोज क्या करता है, उसका ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, और वो क्या किस में टूट जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, प्लस साथ में जल मुक्त होता है। उसके अलावा इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि कोशिका में एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है, मतलब ये पूरी क्रिया कहलाती है आपकी श्वसन, ठीक है। और जो नॉर्मल मनुष्य का श्वास लेना श्वास छोड़ना ये कहलाती है आपकी श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो होती है, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है। ऑप्शन ए है आपका एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन सी है आपका वसा अम्ल, और ऑप्शन डी है आपका सुक्रोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से जो होता है वो कोशिकाओं में पहुंचता है। उसका ऑप्शन ए है आपका किण्वन, ऑप्शन बी है आपका विसरण, ऑप्शन सी दहन, और ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, विसरण, ठीक है। विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, मतलब ऑप्शन ए विघटन होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है, या संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विघटन, ठीक है, विघटन हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका सुक्रोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 90/60, 120/80, 200/130, या 140/160। क्या होता है इसका बताओ। इसका आंसर क्या होता है आपका, 120/80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन ए पिया मीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, या एरेक्नवाइड। तो इसका आंसर जो होता है, सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है ना मनुष्य की, वो क्या होती है आपकी, ड्यूरामीटर होती है, जो कि आपके मतलब मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इससे अगर आपको चोट लगती है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है झिल्ली आपकी। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक पॉली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, घ्राणेंद्रिय पाली हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जो बुद्धि और जो चतुराई होती है उसका केंद्र क्या होता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, या ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेरिब्रम हो जाएगा, है ना। आपकी जो भी बुद्धि चतुराई का जो काम कर रहा है ना, आपके मस्तिष्क का पार्ट सेरिब्रम ही कर रहा है, ठीक है, वो आपकी बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सोमेटोस्टेनिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो आपको पता है कि इंसुलिन की वजह से ही हमारे बॉडी में मतलब इसकी ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल होती है, अदरवाइज हमको डायबिटीज़ हो सकता है। इंसुलिन कहाँ से आपका निकलता है, ये हार्मोन होता है, इंसुलिन एक क्या होता है, हार्मोन होता है। ये आपके कहाँ से निकलता है, आपके अग्नाशय से निकलता है ना, बीटा कोशिका, लैंगरहंस की दीपिका की बीटा कोशिका से निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और ये कृत्रिम इंसुलिन की दवाई भी दी जाती है आपको डायबिटीज़ के टाइम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीडेटिव क्या है आपका? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ये जो है ना आपका क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है, आपका एंजाइम है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, या इसका आंसर आ जाएगा डी सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है आपका? सभी आता है ना, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परासरणी? तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका? मृतजीवी, ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है, मृतजीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4% या फिर ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं बताओ? हेलियोफाइट्स कहते हैं, थियोफाइट्स कहते हैं, सियोकाइट्स कहते हैं, या इनमें से फिर कुछ भी नहीं कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका सियोकाइट्स। सियोकाइट्स जो है आपके छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं। हेलियोफाइट्स आपको पता होगा कि जो लवड़ी जो जगह होती है ना, मतलब वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो उनको हेलियोफाइट्स कहते हैं। और जो थियोफाइट्स होते हैं आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं, जो कि मतलब जब भी उनकी जो अनुकूल स्थिति होती है उसमें वो वृद्धि करते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति अगर आ जाती है उनकी मौसम में, तो फिर वो बीज के रूप में रहते हैं, अपने आप को जिंदा करते हैं और वापस फिर अंकुरित होने लगते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम? तो आपको पता है भाई श्वसन अंग आपका कौन सा है? फेफड़ा ही तो है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी जो होती है वो श्वसन से संबंधित है? बताओ कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है आपकी? डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों? ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके इसका आंसर? डी, बी और सी दोनों, मतलब टीबी और निमोनिया जो है दोनों आपके श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपर टेंशन हो जाएगा, है ना। ज़्यादा टेंशन लोगे तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। हाइपर, बहुत ज़्यादा आप हाइपर नहीं हो जाते, हाइपर मतलब उच्च, बढ़ जाना। तो इसका क्या होता है? हाइपर टेंशन मतलब बहुत ऊंचा, बहुत बढ़ जाना रक्तचाप का। और अगर निम्न रक्तचाप पूछे आपको, लो रक्तचाप की अवस्था हो जाती है हाइपोटेंशन, हाइपो। इसका अपोजिट होता है पक्षाघात, वही हार्ट अटैक होता है आपका। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल है या फिर यूरिक अम्ल है या फिर यूरिया है या फिर अमोनिया है? तो उत्सर्जी पदार्थ क्या है मछलियों में? अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आवश्यकता से ज़्यादा अगर जल होते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में बाहर निकाले जाते हैं? पहला अवशोषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन या फिर डी प्रकाश संश्लेषण? तो ये किसके द्वारा निकाल लेते हैं? वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा पानी को बाहर। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा या ऑप्शन डी जड़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए पत्ती हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? ऑप्शन ए जड़, बी रंध्र, टहनी, तना? तो क्या होते हैं गैसों के आदान प्रदान करने के लिए? पौधों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेफड़ों का आकार होता है ना वो कैसा होता है? गोल आकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है या फिर अंडे के आकार का होता है? कभी अंडे के आकार का फेफड़ा देखा नहीं होता ना, ऐसा गोल फेफड़ा देखा नहीं होता ना, या बेलन जैसा देखा नहीं होता, शंक्वाकार होता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है या फिर अपचयन है या विस्थापन है? तो भोजन का पाचन क्या है? एक उपचयन है, उपचयन, जो मैंने आपको कल बताया था लेक्चर में, अभी मुझसे मत पूछना फिर से, कहाँ गया? उपचयन है, ठीक है। हे राम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन तो भाई छुप गया है, पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया था कि जो हार्मोन शब्द है उसका नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस और स्टार्लिंग, या ऑप्शन डी ब्राउन पोर्टर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हार्मोन का बेलिस और स्टार्लिंग ने किसका आंसर नामकरण किया था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जो पृथक्करण का नियम था वो किस भाई साहब ने दिया था? ऑप्शन ए एसिडियंस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, या ऑप्शन डी बेबीलोनियन। तो इसका आंसर आपका पृथक्करण का नियम आपको पढ़ा होगा आपने, मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? किसने सबसे आके बोला था कि बायोलॉजी जीव विज्ञान? तो ये किसने किसने कहा था? लेमार्क और आए थे और ट्रेविरेनस आए थे, उन्होंने बोला था कि हम इसका नाम जीव विज्ञान देंगे, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो जो बायोलॉजी वर्ड है, जीव विज्ञान जो शब्द है जीव विज्ञान, वो किसने दिया है? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, किन्होंने इनको पैदा किया जीव विज्ञान को, कौन है इनके जनक? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या ट्रेविरेनस? तो कौन है आपके? ये अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के तो आपने बता दिया, वनस्पति के बता दो। थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकेंजे या अरस्तु? तो कौन है इसके जनक? ये आपके जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस लैंग्वेज से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाली? मैक्सिमम की तो ग्रीक से ही होती है, तो उसकी भी ग्रीक से ही हुई होगी, ग्रीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका जो फाइकोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन होता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या फिर सब का? मतलब इन सब का होता है, तो सब का तो नहीं हो सकता ना, तो इसमें किसका होता है? शैवाल का होता है। ऑप्शन बी का होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका होता है? शैवाल का होता है। और कवक में किसका होता है? मतलब किसके, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो क्या आपका क्या होता है? मायोलॉजी होता है ना, मायोलॉजी। और विषाणु का क्या होता है आपका? वायरोलॉजी होता है, वायरोलॉजी। वायरस से तो वायरो याद कर सकते हो, फंगस, कवक, मायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वर्गिकी, आनुवांशिकी, कार्यकी या पारिस्थितिकी? तो ऑब्वियस सी बात है पारिस्थितिकी अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो डेंड्रोलॉजी होता है ना, डेंड्रोलॉजी वो क्या होता है? किसके अध्ययन को कहते हैं? पौधों के, पुष्पों के, झाड़ियों के या वृक्षों के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके झाड़ियों के, है ना। ऐसा लगता है ना जब आपके बालों में डैंड्रफ होते तो लगता है कि बाल झाड़ी बन गए भैया, पूरे झाड़ी टाइप बन गए डैंड्रफ होने से। तो झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं हम डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि जो आपका पुष्प होते हैं, पुष्प, फूल, फ्लावर, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एंथोलॉजी। आपको फूल के बारे में पूरा हिस्ट्री निकालनी, पूरा उसके बारे में पढ़ाई करनी है भाई, तो आपको एंथोलॉजी लेना पड़ेगा, आपको एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो वनस्पति संवर्धन होता है उससे संबंधित विज्ञान की शाखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑलरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है आपका स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में परागकण का, बीज का, फल का, पत्ती का? नहीं, किसका? बीज का। ऑप्शन बी, बीज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड चेंज। एगेस्ट्रोलॉजी, जो अभी एगेस्ट्रोलॉजी होता है, एगेस्ट्रोलॉजी उसमें किसका अध्ययन होता है? घास का, फसलों का, ये फलों का या तेल बीजों का? तो भैया घास के लिए आपको एगेस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, घासों का अध्ययन कहलाता है एगेस्ट्रोलॉजी। फिर आपका पीडोलॉजी होता है ना, उसमें किसका अध्ययन होता है? भूमि का, फल का, चट्टान का या पौधे का? तो पीडोलॉजी में आपका किसका होता है? आपका भूमि का होता है। ठीक है, भूमि का। फिर नेक्स्ट है आपका जो पौधों को जो नाम देने वाला विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, पहचान कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वर्गीकी कहते हैं पौधों के नाम को देने वाले विज्ञान को हम कहते हैं वर्गीकी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जो क्या कहते हैं वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? एंगलर को कहते हैं, लीनियस को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं या लेमार्क को कहते हैं?
तो वर्गीकी के पितामह कौन है हमारे? लिनियस है ना, लिनियस आपके वर्गीकी के पितामह हैं, लिनियस। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, आपके जो सूक्ष्मजीव वो किस में मिलते हैं आपको? रेतीली मिट्टी में मिलेंगे आपको, कभी दलदल भूमि में, लवण युक्त पानी में, या इन सभी में? किस में मिलते हैं आपको? सब जगह मिल जाते हैं आपको, सब जगह, इन सभी में। फिर नेक्स्ट है आपका जो वायरस होता है वो आपका वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में करता है कि चाय के विलयन में कर देता है आपकी चाय में जाके, या मृत शरीर में, चीनी के विलयन में मृत शरीर में, या फिर पानी में करता है। तो विषाणु जो होता है आपको पता है, उसको वृद्धि करने के लिए आपको जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपकी बॉडी में चला जाता है। वो पहले तो निष्क्रिय होता है, आपके बॉडी में जाके सक्रिय हो जाता है वो, तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है ये हमारा वायरस। साबूदाना जो होता है, साबूदाना जो आपने खाया होगा उपवास के टाइम में, तो किससे बनता है वो? कौन से पेड़ से बनता है? पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस या साइकस। तो ये जो है ना साबूदाना, इस साइकस से बनता है, साइकस से निकलता है साबूदाना। नेक्स्ट है आपका आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हमें विदा लेना पड़ेगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। फिनोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ये तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और उसको शेयर कीजिएगा अपने और दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय।